नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात रेलवे की। रेलवे अपना वित्तीय बोझ कम करने के लिए यात्रियों से किराए पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील करेगा। रेलवे को लगता है कि रसोई गैस सब्सिडी की तरह बड़ी संख्या में यात्री सब्सिडी त्याग देंगे, जिससे रेलवे की सब्सिडी सिर्फ वही यात्री लेंगे जो कि वाकई में इसके हकदार हैं। रेलवे अभी जो किराया लेता है वो उसके खर्च के मुकाबले सिर्फ 53% ही होता है। यानी कि रेलवे की योजना है कि वो सभी क्लास के लिए पैसेंजर्स के लिए वास्तविक किराया बताए, ताकि सब्सिडी छोड़ने वाले पैसेंजर को पता चल सके कि उसे पहले के मुकाबले कितना अधिक किराया देना होगा। रेलवे का कहना है कि 2 साल पहले उसने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसा अभियान चलाया था और जिसके उत्साहजनक नतीजे सामने आए। तो आज समझेंगे कि आखिर रेलवे का वित्तीय घाटा कम होने का नाम क्यों नहीं लेता, साथ ही इसे कम करने के लिए जो नए उपाय हैं ये कितने कारगर हैं, और जब हम सब्सिडी कम करने या उसे हटाने या उसे छोड़ने की बात करते हैं उसके एवज में यात्रियों को क्या हासिल हो रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ रश्मि कपूर हैं, फॉर्मर रीजनल मेंबर फिनांस से रेलवे बोर्ड में। आपका स्वागत है रश्मि जी। हमारे साथ प्रेमपाल शर्मा जी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेलवे से। आपका भी स्वागत है। और अरविंद कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर राज्यसभा टीवी। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में प्रेमपाल जी आपसे करना चाहूँगा, रेलवे को जो उम्मीद है और 100 डेज का जो एजेंडा है, जिस तरीके से उसकी तैयारी चल रही है, 2 बड़े कदम जो दिख रहे हैं, बड़े कदम मैं कहूँ कि नए कदम। एक तो सब्सिडी छोड़ने को लेकर बात हो रही है, और दूसरा कि रेलवे का जो प्रति यात्री किराए में खर्च होता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो चाहता है कि यात्री खुद वहन करें स्वेच्छा से। ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं कहूँगा हम 21वीं सदी में हैं और रेल हमारी जन जन की आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। और रेल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है कि हम समय से पहुँचें, सुरक्षित पहुँचें और कम से कम खर्चे में पहुँचें। पुराने लंबे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन शायद 21वीं सदी की जन आकांक्षाएं बहुत बड़ी हो चुकी हैं। यात्री चाहता है कि उसे हवाई जहाज की सी सुविधाएं मिले, कम से कम समय में पहुंचे, लेकिन रेलवे के पास उतनी वित्तीय स्थिति नहीं है उसे पूरा कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि बार बार पिछले दिनों कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि सीनियर सिटीजन से कुछ छोड़ने के लिए कहा गया, उसका उत्साहजनक परिणाम हुए। और इसमें एक नया आयाम जो पिछले दिनों गैस सिलेंडर से आया है, मुझे लगता है कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि गैस सिलेंडर एक अलग मामला है। जिनके पास पाइपलाइन गैस है वो छोड़ देंगे और वो दूसरे पर सीधा सीधा चला जाएगा। यहाँ पर अगर हम सब्सिडी को छोड़ते हैं तो वो सीधा किसी और के पास नहीं जाएगा, वो रेलवे की किट्टी में जाएगा। तो मुझे इस पर संदेह है कि ये उस लेवल तक सफल होगा, लेकिन हमारी ज़रूरत है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मध्य वर्ग की एक अच्छी खासी संख्या बड़ी है। वो चाहता है कि वो एक आत्मसम्मान के साथ में कुछ सुविधाएं छोड़े, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मनोवैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा कि हमारी भारतीय समाज में ऐसा दान करने की प्रवृत्ति है कि जब उसके सामने कोई ऑफर आए और वो कह दे कि मैं नहीं लेना चाहता। शायद मैं इसका एक आयाम दूसरा कहना चाहूँगा कि कुछ फैसिलिटी बढ़ें उन गाड़ियों में जिसमें ये सब्सिडी नहीं दी जाए। जैसे कि मैं अगर आज की खबर का सहारा लूं तो लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो तेजस की योजना है, जैसे IRCTC को देने की योजना है, अब आप उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि उसका किराया ज़्यादा होगा, फैसिलिटी 5 स्टार की तरह होंगी, समय कम लगेगा, यानी टॉयलेट बेहतर होंगे। अगर उसमें हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए एक जैसे कह सकते हैं कि एक वो होगा विकल्प कि वो लखनऊ मेल से जाना चाहता है या तेजस से जाना चाहता है। और अगर तेजस का किराया थोड़ा सा ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो तेजस का, और उसमें सब्सिडी नहीं है। मैं इसको इस रूप में अपनी बात को करूँगा कि शायद ये एक शुरुआत है कि अगर हमें फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए तो हमें तेजस या IRCTC जैसा विकल्प लेना पड़ेगा। इसको मैं और थोड़ा सा सपोर्ट करूँ, जब आप एयरलाइंस को चुनते हैं तो एयरलाइंस को चुनते वक्त हमारे दिमाग में क्या होता है कि उसके अंदर नाश्ता अच्छा होता है, उसके अंदर समय कम होता है, वो बीच में हाल्ट नहीं होती, उसकी फैसिलिटी बेहतर है। शायद मुझे लगता है कि
ऐसा ही रेलवे के अंदर हम शुरुआत करने की योजना है, जिससे कि हमारे पास में वित्तीय साधन बेहतर हों। वित्तीय साधन बेहतर होंगे तो हमारे पास बिहार और दूसरे क्षेत्रों के लिए जहां रेल पर्याप्त नहीं है, शायद हम यात्री ज़्यादा दे पाए। मुझे लगता है कि कंसेप्ट लेवल पर अभी यह दिमाग में चला हुआ है। रश्मि जी, अब सवाल ये है कि अगर हम आंकड़े जो हैं कि रेलवे 53% जो यात्री हैं उनसे सिर्फ रिकवरी करता है, 47% का जो खर्च है वो खुद देता है। अब सवाल है खुद देता है यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली सरकार और आम जनता के टैक्स के थ्रू आता है। इस 47% को हम आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए हैं? संसाधन नहीं है, सिस्टम हमने डेवलप नहीं किया है, किराए नहीं बढ़ाए हैं, या फिर इसको पूरा करने का रास्ता यही है कि आप सब्सिडी यानी कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके लिए हम ऑप्ट करने के लिए कहें जो यात्री है? डिफरेंसेस का सबसे पहला कारण तो ये है कि किराए कभी बहुत टाइम से बढ़ाए नहीं गए। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो हर बजट में थोड़ा बहुत बढ़ाया जाता था, सेकंड थर्ड क्लास के लिए बहुत थोड़ा, पर वो थोड़ा भी जब पूरे देश में करोड़ों यात्री होंगे तो इट एड्स अप, पूल हो जाता है। और हायर क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए ज़्यादा बढ़ाया जाता था। 10 साल तक किराए तो बढ़े ही नहीं यात्री के, और पहली बार बढ़े जब 2014 में, जब एनडीए सरकार का पहला इंटरिम बजट था, तब पहली बार किराए बढ़े 10 साल के बाद, और उसके बाद फिर नहीं बढ़े। तो अगर हर जगह महंगाई ज़्यादा हो रही है और हम देख रहे हैं कि खाने पीने की महंगाई है, हर चीज़ में तो भाव बढ़ रहे हैं, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, रेलवे एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी ज़्यादा सैलरी है, फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा है, एयरलाइन के फेयर्स बढ़ गए, बस, टैक्सी, ऑटो और स्टेट रोडवे बसेस, हर जगह तो किराए बढ़ते ही रहते हैं और कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सबको पता है कि हर चीज़ महंगाई में जा रही है, इन्फ्लेशन में। तो मुझे ये लगता है कि हमें किराए बढ़ाने में संकोच नहीं करना चाहिए। आज ही मुझे कोई बता रहा था कि दिल्ली से मथुरा 30 रुपये में अनरिजर्व्ड यात्रा हो जाती है, और जबकि बस में शायद 400 450 लगता है, और अगर आप कार में जाएंगे तो 250 रुपये आप टोल में ही देंगे। तो हमारे पास रेलवे मिनिस्ट्री में डायरेक्टरेट भी है जो ये कंपैरिजन करते रहते हैं कि डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल का। तो इतना भी हम, बॉम्बे शिरडी, वहाँ पर भी ऐसे 50-60 रुपया है ट्रेन का आम साधारण जनता के लिए, सेकंड अनरिजर्व, और वैसे बाय रोड बहुत ज़्यादा है। तो हम इतना ज़्यादा गैप रख रहे हैं, जो आम इंसान जिसको हम कहते हैं मजदूर या वर्किंग क्लास गरीब लोग, वो भी अगर 30 की जगह हम 60 बोल देंगे मथुरा का, तो उनको कुछ नहीं पिंच करेगा, क्योंकि वो दिख रहा है सबको कि 30 बहुत कम है और बस से फिर भी कम है। तो एक तरीका ये कि हम बस को अपना बेंचमार्क बना के रेलवे के किराए उससे आधे रखने का पहले एक प्रयास करें। दूसरा ये कि जो हम ये सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, इसको सब्सिडी और सोशल थोड़ा सा अंतर है। रेलवे में पहले सब्सिडीज़ बहुत कम होती थी, अब जो हमारे रेलवे बजट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब्सिडी, उसके लिए 3-4 कैटेगरीज हैं। सीनियर सिटीजन, जब हम टिकट खरीदे तो उसमें आता है कि आपका कितना फेयर है और कितना आपका 50% लगेगा, तो हमें पता है कि कितना फुल फेयर और कितना हम दे रहे हैं। सिमिलरली फॉर जो मरीज़ हैं उनके लिए भी होता है, पेशेंट्स के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए भी। तो ये सब्सिडीज़ कुल मिला के रफली 1600 करोड़ एक साल में है, पिछले साल के बजट के हिसाब से। और जो हम सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन को सब्सिडी का नाम दे रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर से कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम रेलवे में इतना ज़्यादा सब्सिडी वर्ड नहीं बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम किस क्लास से कितना लें। उसमें हमारा सबसे ज़्यादा है, 2014 में था 25,000 करोड़, जब मैं बजट से एसोसिएटेड थी इसलिए मुझे याद है, और अब हो गया 34,000 करोड़। तो अगर इस चीज़ में हमको फेयर हम कुछ बढ़ाएं, और एकदम तो नहीं बढ़ा सकते पर थोड़ा थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे, एक टारगेट हो कि हम रियलिस्टिक करें, तो हमें इधर उधर 5 स्टार फैसिलिटी देना, आईआरसीटीसी को देना, आईआरसीटीसी प्रॉफिट शेयर तो हमसे नहीं कर रहा, अभी तक तो ये क्लियर नहीं है। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम 35,000 करोड़ अपना खुद का बचा सकते हैं और उसको गुड्स की अर्निंग से क्रॉस सब्सिडाइज ना करें, आप करें तो किराया बढ़ाना एक बेहतर विकल्प है बाकी दूसरे विकल्पों की तरफ जाने की बजाय। अरविंद जी, क्योंकि लंबे समय से आप रेलवे को देखते रहे, 2 चीजें मैं इस बार के आंकड़े देख रहा था कि रेलवे की कोशिश है कि जो टिकटों की बिक्री के बाद अर्निंग होती है करीब 50,000 करोड़ के आसपास है, उसको टारगेट दिया गया 19-20 में 56,000 करोड़, यानी कि 6,000 करोड़ आप बढ़ा सकते हैं। सब्सिडी गिव अप स्कीम, इनके जरिए तो ऐसा लगता है कि आप 1 या 2% भी नहीं है जो कि आप शायद इंक्रीज कर पाएं। तो मूल जो फोकस है, क्या उसकी तरफ हम रेलवे कोशिश कर रहा है,
या फिर जो साइड स्टेप है, मैं कहूँ कि दूसरे कदम हैं जो उतने ज़्यादा मजबूत या प्रभावी नहीं दिखते हैं, वहाँ ज़्यादा फोकस है? देखिए कविन जी, एक बात समझना पड़ेगा पहले। रेलवे पूरे सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है जानना कि यात्री किराए से कुल कितनी आय हो रही है। जैसे मैम ने कहा, तो अभी हालत ये है कि जो हमारा कुल आय है रेलवे की, जो अलग अलग चीज़ों से होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा माल भाड़ा है, तो यात्री किराए से होने वाली कुल आय जो है वो 27 से 30% के बीच है आमतौर पर। टोटल इनकम का, टोटल इनकम अगर है तो यात्री किराए से वो होती है। और मैडम ने जो कहा, जिसको हम सामाजिक सेवा दायित्व कहते हैं, वो रेलवे की इस बार की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो 19-20 का जो बजट की जो स्टैंडिंग कमेटी में आया है, वो 36,000 करोड़ हो गया है, जो कि 2001 और 2 में 5,000 करोड़ के आसपास था, 5,000 करोड़ से कम था। अब इसको इस बात से समझना होगा कि रेलवे में लागत बढ़ रही है, 7वें वेतन आयोग के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप पहले देखेंगे तो अगर आप जाफर शरीफ, जो कि 1990-91 में उदारीकरण के दौरान रेलवे मंत्री थे, उनके पीरियड में 18 लाख से ज़्यादा रेलवे एम्प्लॉई थे, जो कि आज की तारीख में 12 लाख के आसपास हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कई कारणों से खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो है आपके मानव शक्ति पर, यानी एम्प्लॉइज़ पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, लगातार किराए। अब दूसरी चीज़ मैडम ने जो बात कही है कि एक बहुत लंबा समय हो गया जबकि यात्री किराए बढ़ाए नहीं गए हैं। जो है इसके पहले दिनेश त्रिवेदी ने बढ़ाने की कोशिश की थी और वो उनको जाना पड़ा राजनीतिक कारणों से। तो अब सवाल है कि कोई भी सेवा जिसमें अगर आप लगातार सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन बाज़ार के हिसाब से आपका तुलनात्मक, अब दिल्ली से गाज़ियाबाद अगर आप 10 रुपये देंगे, 10 रुपये में लोगों को पहुंचाएंगे, और बाकी साधन 50 से कम नहीं है, अगर आप जाएंगे तो वैशाली ही आप उसका 2 गुना से ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि एक ये विकल्प है, क्योंकि अब हालत क्या है, सबसे ज़्यादा जो घाटे की स्थिति है वो है उपनगरीय रेलों में, जिसमें कोई भी व्यक्ति टच नहीं करता। आज के तारीख में है कि 2001-2 में जो घाटे कुल थे सामाजिक सेवा दायित्व 5,000 करोड़, उससे ज़्यादा आज मुंबई के सबअर्बन में घाटे हैं इसमें जो है। तो सवाल ये है कि इस पर दूसरी सब्सिडी छोड़ने की बात है, उसमें मान्यता प्राप्त पत्रकारों से लेकर के और कैंसर के मरीज, ये सारे के सारे कैटेगरी आती है जिनको आपने सब्सिडी दी हुई है। कहीं 50% है, कहीं 75% है, कहीं इसी तरीके से है, उसमें सीनियर सिटीजन को 50% है। तो अब सवाल ये है कि वो छोड़ने से भी रेलवे के इस तरह से जो सामाजिक सेवा दायित्व और सब्सिडी पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। कुछ कैटेगरी है, जैसे फ्रीडम फाइटर है, उसके लिए होम मिनिस्ट्री रेलवे को पैसा देता है। पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जो जिनको मुफ्त में फर्स्ट एसी की रेल यात्रा है, उसको भी पार्लियामेंट पैसा देती है रेलवे को। तो इस तरह से जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो फर्स्ट एसी है इसमें तो मुफ्त में ही लोग चलते हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे को तो पैसा मिल रहा है, रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स उसको अवेल करते हैं, तो वो भी तमाम जगह दौरे पे जाते हैं और जाते। तो मुझे लगता है कि ये किरायों को एक युक्त संगत बनाने के लिए एक नए सिरे से जो है पूरा ढांचा बनाना होगा। क्योंकि जो रेल बजट अलग हो रहा था तो ये कहा गया उस समय कि इससे 2 बातें होंगी। एक तो ये होगा कि रेलवे को पार्लियामेंट की मंजूरी तत्काल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, रेलवे खुद अपने स्ट्रक्चर के अंदर अपनी सेवाओं के लागत को देखते हुए घटा बढ़ा सकता है, ये कर सकता है। लेकिन अगर आप अभी तक देखेंगे तो 2017 के बाद आज 2020 जो है आने को कगार पर है, अभी तक उस दिशा में कोई प्रयास हुआ नहीं। तो मुझे लगता है मैडम ने जो बात कही है इसको और सर ने, कि एक रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश करनी होगी। क्योंकि आप केवल आपका अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है कहीं किन्हीं सेवाओं पर, और अपेक्षाओं की बात है जहाँ जन आकांक्षाओं की, आपने कभी, मैं कभी सिर्फ एक बात करके ख़त्म करूँगा कि आप कभी जनरल कंपार्टमेंट में बैठ जाइए, उसी के बगल में फर्स्ट एसी है, आप देखेंगे कि जॉर्ज फर्नांडीज ने कभी कहा था कि भेड़ बकरियों की तरह लोग सफ़र करते हैं। एक्चुअली भेड़ बकरियां ज़्यादा बेहतर होंगी, वो निकलना मुश्किल होता। तो मुझे लगता है कि इन सब पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से रश्मि जी, रेल में यात्रियों की संख्या, कुछ रूट मैं नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल अगर एवरेज निकाला जाए, यात्रियों की संख्या की कमी नहीं है, पे करने यानी कि वो उस यात्रा के बदले पे करना चाहते हैं। फिर दिक्कत क्या है? क्या रेलवे वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाता, या फिर ये करेज नहीं दिखा पाता कि वो प्रोपोर्शनेट तुलनात्मक तौर पर टिकटों के रेट को बढ़ाए, यात्री किराए को बढ़ा दे? फिनांस जुटाने में रेलवे के पास कोई ऐसा फार्मूला क्यों नहीं दिखता है? फार्मूला है तो फिर उसे लागू क्यों नहीं कर पाते हैं? फार्मूला तो है, और पूरी रेट डायरेक्टरेट है रेल मंत्रालय में। और दूसरा ये मैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मेंबर ट्रैफिक के पास पूरे पावर्स हैं कि वो अपना फेयर और फ्रेट बढ़ा सके, पर प्रैक्टिस में क्योंकि ये सेंसिटिव मामला हो जाता है
तो आप जो कहते हैं पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, मंजूरी एक्चुअली नहीं चाहिए। वो बजट में इसलिए अनाउंस करते थे कि बाद में रिएक्शन हो तो पहले ही बोल दिया जाए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पार्लियामेंट की मंजूरी लें, इनबिल्ट पावर्स हैं। पर ये क्योंकि सेंसिटिव मामला है इसीलिए इसमें आगे हम कदम नहीं उठाते हैं। और दूसरा, हम हर बार ये कहते हैं हम किराया बढ़ाएंगे तो फैसिलिटीज़ और देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है अपोलोजेटिक होना। क्या स्टेट रोडवेज जब किराया बढ़ाती है तो फैसिलिटीज़ बढ़ाती है? फैसिलिटीज़ ज़रूर बढ़ानी चाहिए, मैं इसके ये नहीं कह रही कि नहीं बढ़ाएं, पर हमको इसमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन है तो हम आउटसोर्स करके हम IRCTC को देंगे, जैसे आप बता रहे हैं, उससे कोई हमारा कुछ खास फर्क नहीं एक पड़ेगा। दूसरा पहलू ये भी कि जब भी किराया बढ़े फर्स्ट AC या सेकेंड AC में, और मेरे ख्याल से आंकड़े भी सामने कि उसकी बजाय लोगों ने ट्रेन के बजाय हवाई सफर तो ये तो उनको देखना होता है इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट में कि कहाँ पर ब्रेक इवन है, कहाँ पर लोग इधर आएंगे और मार्केट हमारी ख़त्म ना हो जाए। थर्ड AC सेगमेंट है जो प्रॉफिटेबल है। रेलवे की जितनी भी क्लासें, हमारा पूरा एक अच्छा सांख्यिकी विभाग है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, जिसके पास क्लास वाइज अर्निंग्स एंड क्लास वाइज यील्ड सब अवेलेबल है। तो कहाँ पर कितना हमें बढ़ाना है वो कर सकते हैं, पर अब करने की एक इच्छा होनी चाहिए। तो सब्सिडी वॉलंटियरली तो बहुत अच्छी बात है, पर हम जैसे आप कह रहे हैं बॉम्बे सबर्बन, वहाँ ट्रेन में तो नहीं लिखा हुआ ना टिकट पे कि आपका टिकट बनता है 80 रुपया पर हम आपसे 40 ले रहे हैं, ऐसा नहीं, उसका टिकट ही कम है। तो इसको अगर हम थोड़ा पॉलिटिकल इशू ना बनाएं और इसको एक नॉर्मल बात रखें कि किराया बढ़ रहा है। और सेकेंडली, जब हमारा रेलवे बजट मर्ज हो गया है, बजट एक्चुअली तो पूरा मर्ज नहीं हुआ है, स्पीच ज़रूर मर्ज हुई है, तो हम इस बात की जो हमारी अर्निंग्स है वो सीधा कंसोलिडेटेड फंड में जा सकती है, पेंशन सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाए। तो ये जो रेलवे की अलग बैलेंस शीट बन के हम घाटा नफ़ा की बात कर रहे हैं वो फिर इतनी सामने नहीं आएगी, पर फिर भी फैक्ट रिमेन्स कि हमें पता तो होना चाहिए कि किस हमारी लागत कितनी है और हमारा फेयर कितना है। वो तो ज़रूरी है ही। लेकिन एक और, जो रेलवे के जब ढांचे की बात आती है और उसके इस्तेमाल की बात है, प्रेमपाल जी, कहा जाता है कि यात्रियों के ज़रिए आप उस खर्चे को पूरा नहीं कर सकते, ना ही प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन ये भी आरोप लगता है कि जो संसाधन रेलवे के पास हैं और प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से करता है उनका सही तरीके से दोहन या इस्तेमाल रेलवे नहीं करता, जिससे कि एक बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। चाहे वो लैंड यूज़ हो, उसका सही से इस्तेमाल नहीं है, ट्रेनों में अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग की बात हो, या फिर दूसरे सिस्टम, उस दिशा में क्या वाकई हम कदम बढ़ा सकते हैं या फिर बढ़ा नहीं पा रहे हैं? तो चुनौतियाँ क्या हैं? बहुत सही कहा। मुझे लगता है कि पिछले दिनों इसी दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। आप याद करें, कुछ साल पहले फ्लेक्सी फेयर शुरुआत इसी की थी कि जैसे हवाई जहाज में होता है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसके लिए किया गया। और आपने देखा होगा उसे लगातार समीक्षा भी हो रही है। 6 महीने पहले जिन ट्रेनों में ये ऑक्यूपेंसी नहीं थी उनको बाकायदा रिव्यू किया गया और ख़त्म किया गया। फ्रेट बढ़ाया गया। फ्रेट को बढ़ाना थोड़ा सा इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से बढ़े नहीं थे। पिछले दिनों स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है और उसमें बाकायदा कुछ ऐसी रियायतें दी गई हैं कि अगर वो चाहें तो उसे कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। अभी ये प्लान जो IRCTC को दिया जा रहा है उसमें भी यही है कि अगर वो चाहे तो ट्रेन के डिब्बे का कलर या जो एजेंसी हैं, विज्ञापन की एजेंसी, उससे पैसा कमाया जाए। इस किस्म के कुछ कदम आए हैं। मुझे लगता है कि अभी तक रेलवे एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में चल रहा था। अब शायद अब उसे हमें एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो था, लेकिन हम उसे कॉमर्शियल लाइन पर कभी नहीं ला पाए। इसके बहुत सारे कारण। मैं आपको अगर एक छोटा सा दें कि अगर मान लीजिए दिवाली पर हवाई जहाज फेयर बढ़ाएगा तो शायद पूरे देश का ध्यान नहीं जाएगा। न्यू ईयर पर बढ़ाएगा कितना भी, लेकिन अगर रेलवे ने एक भी पैसा बढ़ा दिया तो उसे एक राजनीति की तरह। मुझे लगता है कि शायद अब हम उस दिशा में पूरा देश या राजनीति या संसद सोच रही है कि अगर हमें फैसिलिटी बढ़ानी है। फैसिलिटी कब बढ़ेंगे? जब हमारे पास में वित्तीय स्थिति ठीक होगी, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो। सब्सिडी से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। और मैं इस पक्ष में भी हूँ कि महानगरीय रेल, नगरीय रेल, जो ऐसा ट्रांसपोर्ट है उसको सस्ता ही रखा जाए, क्योंकि रेलवे के जो एनवायरमेंटल हमारे फ़ायदे हैं पॉल्यूशन के बचने के, वो लगातार, और ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन एक ऐसा जो मध्य वर्ग जो लगातार हवाई जहाज में पैसे दे सकता है, अगर हम उसको कुछ फैसिलिटी दें और उसके बदले में उसको सुविधाएं दें तो शायद ये रेलवे के हित में रहेगा। लेकिन जब रश्मि जी कंपेयर करते हैं हम हवाई ट्रैफिक के साथ में, हवाई जो कंपनियां हैं ट्रैफिक में जो काम कर रही है एविएशन सेक्टर में, वो यात्रियों से पैसे लेकर अपने बिजनेस को चलाती हैं। रेलवे जहाँ पर है वो यात्रियों से भी पैसे लेता है और सरकार से भी उसको सुविधाएं मिलती हैं। अब सवाल ये कि दोनों तरफ से सुविधाओं के साथ फिर आप कैसे कहेंगे कि आप
फैसिलिटीज भी उस लेवल पर नहीं देंगे और वित्तीय घाटा भी रहेगा और किराया भी बढ़ेगा। नहीं, हवाई जहाज से हम क्यों अपना हर वक्त कंपैरिजन करते हैं? वो बेंचमार्क नहीं है। आम जनता के लिए ये कहना कि जैसे हवाई जहाज में फ्लेक्सी फेयर है, हवाई जहाज में फैसिलिटी है, वहाँ पर न्यूज़पेपर दे रहे हैं, वही हो। आम जनता, जैसे आपने बताया, जो मजदूर जाता है अनरिजर्व सेकंड क्लास में, मैंने कई बार खुद देखा इंस्पेक्शन में, जगह ही नहीं है। उनको ना तो हवाई जहाज चाहिए, ना उनको कुछ और चाहिए। उनको सिंपल चाहिए कि आपको पानी मिले, सफाई हो, बाथरूम जाने के लायक हो और बैठने की जगह हो। सोने की नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। तो हम अगर इस सेगमेंट की तरफ ध्यान दें जो कि हमारे रियली में नीडी लोग हैं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि हम यात्रियों से भी किराया लेते हैं और सरकार से भी, सरकार से हम कौन सा लेते हैं? हम यात्री से ही लेते हैं ना अपना किराया। सरकार से तो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है जनरल बजटरी सपोर्ट। तो इसीलिए यात्री किराया हम इतना कम भी नहीं रखें कि वो, जैसे आप बता रहे हैं 10 रुपया, बहुत ही इतना कम रखें तो वो तो कोई सेंस नहीं बनती। और हमें हर साल इन्फ्लेशन के साथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए। प्राइवेटाइज करना इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड कि वहाँ जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं। उसमें यह है कि जो हमारी लॉस मेकिंग सेगमेंट है, हमारे उतने तक लॉसेस कम हो सकते हैं उसके, पर इससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ा रहे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाएं। ओके, मेहबान जी। मैं बस ये जोड़ना चाहता कि फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन का देख लीजिएगा, 60 के बाद आजकल लंबी उम्र हो रही है और वो लोग अच्छी खासी पेंशन मिल रही है। मुझे लगता है कुछ खत्म करने की जरूरत है। क्या एयर इंडिया देता है? नहीं देता। तो जहाँ मुझे लगता है कि एयर इंडिया ने शायद अभी शुरू किया होगा। उसके दूसरे कारण नहीं देते। हाँ, प्राइवेट अभी भी नहीं दे रहे। तो रेलवे ने एक बहुत बड़ा, मतलब ये ऐसा है, और वो मध्य वर्ग जिसको पेंशन मिलती है, सब कुछ है, गरीबों के लिए नहीं। इसलिए जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, जहाँ ज़्यादा हमारे पास पैसेंजर ट्रैफिक है, उसको बढ़ाया जाए और कुछ ऐसी फैसिलिटी कम करने में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि हम उन्हें एक बार अगर दे दिया तो उसे नहीं दे। हमें ये सोचना पड़ेगा और शायद सरकार का सोचना इस दिशा में जारी है। दूसरा एक और पक्ष में कहना चाहूँगा कि हमारी इफ़िशियंसी में भी सुधार की ज़रूरत है। हम बहुत दिनों तक 18 लाख और 12 लाख, हमारे बीच इस बीच में टेक्नोलॉजी आई है। पहले जो टाइप होता था वो कंप्यूटर है, फोटोकॉपियर है, नई टेक्नोलॉजी है। तो 18 लाख हम नहीं होगा। दुनिया भर में लगातार टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो उसमें एम्प्लॉय भी कम हो रहे हैं। हमें उसकी इफिशियंसी को बढ़ानी पड़ेगी। हम ये मान के नहीं चल सकते कि हम तो रिटायरमेंट लेंगे, पैसा चलता रहेगा और पेंशन भी मिलेगी। अगर प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट में रख रहा है, 8 घंटे बेहतर काम कर रहा है, शायद रेलवे कर्मचारियों को भी ये समझने की जरूरत होगी कि आपको और बेहतर करने की जरूरत है, देश के हित में, रेलवे के हित में। अरविंद जी, आखिरी कमेंट, रास्ता कितना मजबूती के साथ आगे देखिए, बढ़ेगा? आप दोनों लोगों ने जो बात कही है, रास्ते कई हैं और 1991 से मैं देख रहा हूँ बहुत रास्ते निकालने की कोशिश हुई है। लेकिन सवाल है कि जो निजीकरण की राह है वो रेलवे में इतनी आसान नहीं है, क्योंकि रेलवे की जो यूनियनें हैं वो बहुत ही मजबूत हैं भारत के किसी भी बाकी संगठनों की तुलना में। और इसीलिए आप देखिए कुछ ऐसी योजनाएं बनी, जैसे ओन योर वैगन स्कीम, वो एक सफल स्कीम रही जो है। उसके बाद जो है, जो आपने कहा, जो खास तौर पर जो भूमियों की, जो ज़मीन का जो एक्स्ट्रा ज़मीन है उसका, उसमें क्या है कि कोई भी जब आप ज़मीन डेवलप करने आते हैं तो तुरंत लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट खड़ी आ जाती है आके। इसके बाद नगर पालिका आके खड़ी होती है कि भाई आप तो मुनाफा कमाएंगे, हमें क्यों नहीं, हमारी ज़मीन है ये। तो ये सारी चीज़ें नहीं, रेलवे को निश्चित तौर पर जो यात्री यातायात है, जो आपका माल यातायात है, इन सारे पहलुओं के साथ ही साथ जो गैर माल यातायात या गैर यात्री यातायात है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात जो है फर्स्ट एसी की, अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर इलाकों में फर्स्ट एसी के किराए कई जगहों पर आप देखेंगे कि वो हवाई जहाज़ से ज़्यादा महंगे हैं। तो अब सवाल ये है कि जो आपका अनरिजर्व जो कंपार्टमेंट, जो अनरिजर्व सेगमेंट है, उसको थोड़ा और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो आपके आय वाला सेक्टर है। और रही बात मुनाफे की, तो अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी 3-4 साल पहले जिसमें बताया कि कई शताब्दी गाड़ियां भी घाटे में चलने लगी। बिल्कुल। तो अब ये है कि एक बार नए सिरे से एक कमेटी बने जो इन सारे पहलुओं को जांच करके और एक नीतिगत तौर पर कड़े फैसले ले। चलिए, तो जी कमल की बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि रेलवे के वित्तीय घाटे को पूरा करने या उसे कम करने के लिए जो अगले 100 दिनों का एजेंडा भारतीय रेल ने सोचा है वो कितना मजबूत या कितना कमजोर दिखता है और किन कदमों की और ज़्यादा ज़रूरत होगी और यात्रियों की सुविधा के साथ रेलवे मुनाफे की पटरी पर दौड़ सके। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।